हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी छुट्टियां बहुत अच्छे से निकल रही होंगी। आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। बेसिकली पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको मिलती है वो अपने ऊपर कंट्रोल रख नहीं पाता है। तो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से हमने ये चीज़ सीखी है कि किस तरह से जब किसी भी पक्ष को, किसी भी सदस्य को, किसी भी इंसान को, किसी भी गवर्नमेंट को जब बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है तो किस तरह से वो उस पावर का सदुपयोग करे, उसको अच्छे कामों में लगाए, और उस अच्छे कामों के साथ साथ जब पावर को किसी दूसरे को सौंपने की बात आए तो भी वो उसको आसानी से सौंप सके। क्यों? क्योंकि पावर जब लोगों के हाथ में आ जाती है तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको एंशिएंट टाइम की बात करूं तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एंशंट में जो इटली की कैपिटल रोम है, रोम के लोगों ने ये एक नया तरीका निकाला आसपास के आक्रमणकारी, उनमें जो एनेक्सेशंस होते थे उन्हें रोकने के लिए, कि क्यों ना हम एक इंसान को हमारा लीडर अपॉइंट कर दें, और जब वो इंसान लीडर अपॉइंट हो जाएगा तो वो हमें आसपास के आक्रमणकारियों से बचा लेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन होता यह था कि जैसे ही वो आक्रमणकारी वापस जाते थे, लोग उस लीडर को वापस वहां से हटा देते थे। तो वो जो लीडर था थोड़े टाइम के लिए पावर को एंजॉय करता था और उसके बाद वो पावर वापस उसके पास से छीन ली जाती थी। अंततः एक आदमी उन्होंने लीडर बनाया जिसका नाम था जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर ने कभी अपनी सत्ता छोड़ी ही नहीं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक व्यक्ति जब उसके हाथ में पावर आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो अपने वादे भूल जाता है, उसको क्या जिम्मेदारियां दी गई थी वो भूल जाता है। तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास होती है वो होती है कि किस तरह से हम हमारी पावर को शेयर करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम यही बात करेंगे और इससे बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो नेशंस की केस स्टडी देखने को मिलती है कि किस तरह से दो नेशंस ने अपने अंदर अंदर अपने हिसाब से अपने यहाँ पे पावर्स को शेयर किया, पावर्स का डिवीजन किया, और एक कंट्री ने उसको थोड़ी समझदारी से किया और दूसरी कंट्री ने उसको थोड़ी सी रूडनेस के साथ किया। तो दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो दोनों के अलग अलग निकले हैं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, क्या क्या उसमें परेशानियां आई है और क्या दूसरी कंट्री को फायदा हुआ है, वो इस चैप्टर में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एक है हमारे पास बेल्जियम और एक है हमारे पास श्रीलंका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है। बेल्जियम किन तरह के लोगों से मिलकर बना है, बेल्जियम के अंदर किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, किस लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं, किस तरह के कल्चरल लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है। ये आप देखेंगे, ये बेसिकली बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम में मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ऊपर का पार्ट थोड़ा अलग है, अभी क्या है उसको समझेंगे आगे। नीचे का पार्ट मैंने रेड कलर में किया हुआ है, इस तरह का पार्ट मैंने हल्का सा ब्लू कलर में किया हुआ है, और ये जो बीच में है ये यहाँ पे इसकी कैपिटल है जिसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा, और हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर भी बेल्जियम का जिक्र आता है। बहुत अच्छे से हम इसकी हिस्ट्री को उस दिन डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, बेसिकली सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है जो हमारे पास वो ये है कि हम बेल्जियम के आसपास के नेशंस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि बेल्जियम की जो एथनिसिटी है, बेल्जियम का जो एथनिसिटी कंपोजिशन है, वो उसके आसपास की कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ मान लूं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कंट्री लगती है बेल्जियम के वो है नेदरलैंड्स। कौन सी कंट्री है वो? नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में। और हॉलैंड के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो है डच। कौन सी भाषा है? डच। ईस्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम के ईस्ट साइड में आता है हमारा जर्मनी। जर्मनी अपने आप में बहुत रिच हिस्ट्री रखता है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, और वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है जर्मन। क्लास 9th के अंदर आपने जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो कि है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह हिटलर ने World War I के बाद जर्मनी को वापस एक पावरफुल नेशन बनाया, लेकिन वो पावर
क्योंकि वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था और आसपास के लोगों को ये जताना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं, तो वो किस डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया जर्मनी को, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 3 में की हुई है। जर्मनी से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। में लग्जमबर्ग की बाउंड्री लगती है और बेल्जियम का जो वेस्ट पार्ट है वो बेसिकली फ्रांस से घिरा हुआ है, जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, हम क्यों पढ़ते हैं कि बेल्जियम के आसपास कौन सी कंट्रीज है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बेल्जियम के एथनिसिटी के ऊपर, बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो जो पार्ट हमारा नेदरलैंड्स के पास है, मैंने आपको बताया था नेदरलैंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं बेसिकली वो डच ज्यादा प्रीफर करते हैं, डच एथनिसिटी के लोग ज्यादा है। इस रीजन को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लेमिश रीजन। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रांस के पास में जो एरिया लगा हुआ है यहाँ पे फ्रेंच पीपल ज्यादा रहेंगे, तो इस रीजन को हम बोलते हैं वेलोन रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, वेलोन रीजन। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इनकी एथनिसिटी को और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो फ्लेमिश रीजन है वो टोटल बेल्जियम का अराउंड 60% पार्ट है और वहां पे डच स्पीकर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। जो हमारा वेलोनियन रीजन है वो लगभग पूरे बेल्जियम का 40% पार्ट है और वहां पे फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है। और जो ब्लू पार्ट मैंने आपको बताया था जो जर्मनी के पास था, वहां पे लगभग 1% लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मनी का वो पार्ट है। लेकिन जब हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं, जब हम इसकी कैपिटल की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो बेल्जियम के कैपिटल में थोड़ा सा जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रुसेल्स यहाँ पर है वो फ्लेमिश रीजन के अंदर आती है, तो यहाँ पर डच स्पीकर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर 80% तो है हमारे फ्रेंच लोग जो फ्रेंच स्पीकर्स है और 20% है हमारे डच स्पीकर्स। तो ये थोड़ा सा अजीब किस्म की दिक्कत इनके सामने थी कि जो हमारा फ्लेमिश रीजन था, ब्रुसेल्स वहीं पर ही थी और फ्लेमिश रीजन में डच ज्यादा बोली जाती है, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि हम दो नेशंस की केस स्टडी पढ़ेंगे, एक होगा श्रीलंका और एक होगा बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में हम बात कर चुके हैं, श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखिए श्रीलंका जिस तरीके से बसा हुआ है, थोड़ा सा बसावट आपके सामने दिखाया गया है। ये जो रेड एरिया है ये श्रीलंका की मेन एथनिसिटी यहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे रहती है, जिसका नाम है सिहलीज। सिहलीज उन्हें बोला जाता है। जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का एरिया श्रीलंकन तमिल्स का एरिया है, और जो आप थोड़ा सा बेज कलर का एरिया देख रहे हैं वो हमारे इंडियन तमिल्स का एरिया है। तो जैसे कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका के अंदर सिहलीज और तमिल्स और थोड़े बहुत क्रिश्चियंस वहां पे निवास करते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां उनका डोमिसाइल है। अब वो किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या उनका पार्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर लगभग 74% जो लोग हैं वो सिहलीज है। सिहलीज बेसिकली बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्धिज्म को मानते हैं। और तमिल जो है वो लगभग 18% है। उन 18% के अंदर से भी 13% जो तमिल से वो श्रीलंकन तमिल से, और 5% जो तमिल से वो इंडियन तमिल से। और जो रिमेनिंग 7% पीपल है वो बेसिकली क्रिश्चियन लोग हैं, जो कि बोथ सिहलीज एंड तमिल है।